जहां पे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक फोन उठाता हुआ दिखाया जा रहा है और उसमें एक कैप्शन लिखा गया, उस कार्टून में कैप्शन लिखा हुआ है कि मेरा जो सेक्रेटरी है ना वो अभी मीटिंग में है भाई, ठीक है। आपको कोई मैसेज देना है क्या मेरे सेक्रेटरी को? जनरली आप ये समझिए, मैं अगर यहाँ पे हूँ या कोई भी है, जहाँ आप अगर किसी ऑफिस में एक बड़े पोस्ट में है तो आपका सेक्रेटरी क्या करता है, फोन उठाता है और वो आपको मैसेज देता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या सर को मीटिंग में या कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो आपके पास आके बोलता है। दिल्ली में क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में है तो कौन फोन उठाएगा, मुख्यमंत्री उठाएगा और बोलेगा कि भाई मेरे जो है मतलब सेक्रेटरी अभी मीटिंग में, सेक्रेटरी साहब आपको कोई मैसेज देना है तो बताइए। तो ये हालात दिल्ली में हो गए हैं अभी के फिलहाल इसके हिसाब से, ठीक है। अभी आप सबको पता होगा कि लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है। कितने सत्र होते हैं संसद के, कितने सत्र होते हैं टोटल एक साल में? 3 सत्र होते हैं, बिल्कुल। तो उनमें से एक सत्र चल रहा है जो कि मानसून सत्र है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा, जो चर्चा का विषय है, उसमें हम बिल को समझेंगे। बिल है क्या आखिर, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से बिल पास किए जाते हैं, और इस मानसून जो लोकसभा मानसून सत्र है या जो राज्यसभा का जो पूरा मानसून सत्र चल रहा है उसमें कौन कौन से अहम बिल लाए गए हैं। कई सारे ऐसे बिल हैं जो कि अहम बिल हैं, जो कि कई सारे चीज़ों पे सवाल भी है और उन चीज़ों के ऊपर बिल लाए गए हैं। तो आज हम उन सभी बिलों पे थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिल है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम पॉलिटी के यानी कह सकते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है बिल, कि बिल होता क्या है, उसको कहीं ना कहीं समझने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम 2-3 चीज़ों को इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो है जो कि लाया गया है, जिसको कि हम करीब 2-3 दिन से चर्चा भी कर रहे थे, वो है दिल्ली से अध्यादेश से जुड़ा बिल। यानी कि जो दिल्ली में के लिए एक अध्यादेश लाया गया था, आप सबको पता होगा इस अध्यादेश के बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ था कि अध्यादेश क्या है, इसमें क्या क्या कमियां हो सकती है, कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है इस अध्यादेश को लेके, और उन अध्यादेश में कुछ सुधार किया गया है सरकार के द्वारा। उन अध्यादेश में कुछ सुधार किया गया है और एक कह सकते हैं कि अब उसको बिल के रूप में बदल दिया गया, यानी विधेयक के रूप में बदल दिया गया, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया। क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है इन 2 शख्स को आप देख रहे हैं। देखने में ये लड़ाई एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि मेरे इस साइड आपको दिख रहे होंगे। इनका नाम कोई बता सकता है? बताइए क्या नाम है इनका? चलिए मुख्यमंत्री का ही नाम बता दीजिए। ठीक है, तो ये लड़ाई इन 2 शख्स के बीच में लग रही है, ऐसा लग रहा है। क्या क्या नाम है बताइए, आप बताइए, मैं तो आप पे छोड़ रहा हूं। वीके सक्सेना, क्या नाम है इनका? वीके सक्सेना। ये लड़ाई सिर्फ इस एलजी के साथ नहीं है, लड़ाई शुरू कब से हुई है? लड़ाई उस समय से शुरू हुई है जब दिल्ली के एलजी नजीब जंग हुआ करते थे। नजीब जंग से लड़ाई शुरू हुई। नजीब जंग के बाद दिल्ली के एलजी जो हैं वो बैजल बने। वो भी पहले पूर्व जो थे वो कह सकते हैं कि भूतपूर्व सिविल सर्वेंट थे वो भी। उसके बाद वीके सक्सेना साहब है। ये पॉलिटिशियंस थे पहले, एक तरह से कह सकते हैं ये भी कई अहम पद पे भारत में रह चुके हैं इसके पहले, यहाँ आने के पहले, दिल्ली एलजी बनने के पहले। और दूसरे साइड आपको आपके मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कहने को तो ये लड़ाई इन दोनों के बीच लगता है, बट ये लड़ाई वाकई एक सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच की लड़ाई है, जहां कुछ अहम प्रावधान जो है वो मतलब कह सकते हैं कि सवालिया निशान पे आपको दिखाई देता है। तो कोई मुझे बताएगा दिल्ली का निर्माण कब हुआ था? दिल्ली यूटी कब बना? जिसके पास की असेंबली होगा, कब बना? हाँ सही बोल रहे हैं, बताइए कब बना दिल्ली यूटी? कब बना दिल्ली यूटी? 1991 में, ठीक है। और उसी समय दिल्ली यूटी एक्ट को डिफाइन करने के लिए एक एक्ट लाया गया, इसको हम जीएनसीटीडी एक्ट बोलते हैं। और ये एक्ट 1991 में लाया गया था, जबकि दिल्ली
यूटी बना, या कह सकते हैं दिल्ली को एज ए यूटी विद असेंबली। दिल्ली क्या है, एक स्पेशल यूटी जिसके पास असेंबली भी है, जिसके पास विधानसभा भी है। जैसे आपको पता है यूटी चंडीगढ़ भी है, और चंडीगढ़ एक ऐसा यूटी है जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है और वो काम करता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि पंजाब हरियाणा है, वही उसको लुक आफ्टर करते हैं। पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेशल के साथ आता है क्योंकि असेंबली है। ऐसे राज्य भारत में और भी हैं, पुडुचेरी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर भी होने वाला है। लेकिन दिल्ली में ये स्पेशल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इस दो महानुभाव, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनको दोनों को लग रहा होगा कि नहीं मुझे आज लड़ाई करनी है और ये लड़ते होंगे, ऐसा नहीं है। इन दोनों का क्या कहते हैं, दिल्ली का स्पेशल होने का रीजन क्या है कि एक कैपिटल भी है। कोई भी यूटी जो है वो कई कारणों से यूटी बनता है। यूनियन टेरिटरी जब बनाया गया था भारत में, केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके कई सारे कारण दिए गए थे। कुछ जगहों पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था, कुछ जगहों को सुरक्षा दृष्टिकोण से बनाया गया था। जब जम्मू कश्मीर, वहां एक सुरक्षा दृष्टिकोण देख सकते हैं। कुछ जगहों पर संस्कृति जो उनका कल्चर है उसके हिसाब से उसको यूटी में रखा गया था कि हाँ ये इनका कल्चर थोड़ा अलग है तो इसको थोड़ा सा यूटी के तौर पे हम रख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम इन दोनों के केस में देखने का कोशिश करें, अगर हम इनके बारे में समझने का कोशिश करें, तो यहाँ भी आपको वही चीज दिखाई देता है और ये दिल्ली थोड़ा सा स्पेशल बनता है। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से बिल पे इसमें जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो कौन कौन से अहम चीज है जिसको कि हम कहीं ना कहीं समझने जा रहे हैं। तो आइए पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। जो सबसे पहले हमें चीज इसमें समझ में आता है कि इस एक्ट के तहत दिल्ली बनाया गया, 1991 GNCTD एक्ट के तहत दिल्ली बनाया गया। अब इस एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इसमें ना 4A ऐड किया गया है और इसके तहत 45 क्लॉज एक है इसी में GNCTD एक्ट में। आपको इतना याद नहीं रखना है लेकिन समझने के लिए, क्योंकि आप इसको एज ए नॉर्मल नहीं पढ़ रहे। अगर आप इसको एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मली पढ़ेंगे तो हाँ सारा पावर जो है गवर्नर को दे दिया गया, एक ही लाइन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ने पड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लॉज और ये चीजें भी समझनी पड़ेगी। तो इस एक्ट में एक क्लॉज 4A जोड़ा गया है। अब ये क्लॉज 4A क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे की कहानी आप सबको पता है। घटना कैसे घटी, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में जो है वो सरकारी अधिकारी जो है वो किसको रिपोर्ट करेंगे, सरकार को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी बनाता है। ऐसे भी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को अगर हम सीधा से भाषा में समझे, जो डेमोक्रेसी में प्रणाली बनाई गई है, काफी अच्छा डिबेट इसका राज्यसभा में हुआ है, एक बार आप सुनिए उस चीज को। इसमें साफ तौर पे यह कहा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो किसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं, किसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं, सरकार के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और सरकार किसके प्रति अकाउंटेबल है, जनता के प्रति अकाउंटेबल है। या इसको हम ऐसे समझें तो सरकार जो होता है या जो सरकार चलते जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं जब हम उसके विधायी शक्तियों को देखते हैं तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझा जाए। अब यहां पे अगर आप समझेंगे दिल्ली सर्विस एक्ट में, तो ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को जनता के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप सारे पावर ब्यूरोक्रेसी को दे देंगे तो वही तो सारा एक्शन लेंगे। अगर जो चुने हुए आपके मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए आपके जो भी गृह मंत्री होंगे या वित्त मंत्री होंगे, अगर वो आपको लेके फैसला नहीं ले पाएंगे, आपको लेके फैसला प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेगा। एक काफी अच्छा इमेज है, मुझे नहीं पता किस आर्टिस्ट ने उस इमेज को बनाया है, जहां पे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक फोन उठाता हुआ दिखाया जा रहा है और उसमें एक कैप्शन लिखा गया, उस कार्टून में कैप्शन लिखा हुआ है कि मेरा जो सेक्रेटरी है ना वो अभी मीटिंग में है भाई, ठीक है। आपको कोई मैसेज देना है क्या मेरे सेक्रेटरी को? जनरली आप ये समझिए, मैं अगर यहाँ पे हूँ या कोई भी है, जहाँ आप अगर किसी ऑफिस में एक बड़े पोस्ट में है, तो आपका सेक्रेटरी क्या करता है, फोन उठाता है और वो आपको मैसेज देता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या सर को मीटिंग में या कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो आपके पास आके बोलता है। दिल्ली में क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में है तो कौन फोन उठाएगा, मुख्यमंत्री उठाएगा और बोलेगा कि भाई मेरे जो है मतलब सेक्रेटरी अभी मीटिंग में, सेक्रेटरी साहब आपको कोई मैसेज देना है तो बताइए। तो ये हालात दिल्ली में हो गए हैं अभी के फिलहाल इसके हिसाब से, ठीक है। अब इसको एक तरह से नेकेड आई से देखें, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत ज्यादा इस चीज पे टिप्पणी करना कि कौन सरकार है कौन गलत है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर हम एक इसको बराबरी के उस पर तौले तो हमें ये समझ आता है कि दोनों सरकारों की गलती है, जिस वजह से ये बात यहां तक पहुंची जहाँ की अध्यादेश से भी बात नहीं बना। मतलब आप ये सोचिए कोई केंद्र सरकार एक अध्यादेश ला रहा है। अध्यादेश कब लाया जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था आर्टिकल 123 के तहत कि अध्यादेश तभी आता है जब कोई इमरजेंसी हो।
तो कोई सरकार इमरजेंसी के तहत यह अध्यादेश ऐसा लाया जा रहा है ताकि किसी दूसरे सरकार को शक्तियां नहीं दी जाए। कई सारे लॉजिक्स हैं, लॉजिक ये दिए जा रहे हैं कि दिल्ली जो है वो स्पेशल राज्य है, राजनयिक यहाँ पे घूमते रहते हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार या कुछ ऐसी चीजें होंगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इस वजह से ये बिल लाया गया है। अब इस क्लॉज में क्या क्या चेंजेस है जरा इसको समझते हैं। एक तो पहले आर्टिकल 4A मतलब क्लॉज 4A जो दिल्ली जीएनसीटीडी एक्ट है उसमें 4A ऐड किया गया है, और इसके साथ कई सारे बदलाव जो है आपको आर्टिकल 45 में, मतलब इसके ही क्लॉज 45 में हुए हैं। ये आर्टिकल 45 कंस्टिट्यूशन का नहीं है, इनका क्लॉज है जीएनसीटीडी एक्ट का, जो कि आर्टिकल 239AA के अंदर है। समझिए, कंस्टिट्यूशन का नहीं है, ये आर्टिकल 239AA के अंदर जो है वो इसका आर्टिकल है, और इसके अंदर ये 4A या 45 आपको डिफाइन करता है। तो 4A में बदलाव किए गए हैं, उसके तहत 45C, D और E में कई सारे बदलाव किए गए हैं। मुख्य रूप से जो बदलाव हमें समझ आता है वो बदलाव कौन कौन सा है। पहला बदलाव ये है कि दिल्ली में एक क्या होगा, बताइए क्या होगा, एक अथॉरिटी होगा। उस अथॉरिटी को क्या कहेंगे, NCCSA। क्या बोलेंगे उस अथॉरिटी को, CCSA। ठीक है, दिल्ली में एक अथॉरिटी होगा जिसका पूरा नाम होगा NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसमें कौन कौन से लोग होंगे, इसमें 3 लोग होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और CM। तो NCCSA जो कि एक अथॉरिटी बनाई गई है, इसके अंदर ये 3 लोग होंगे। ठीक है, और कोई भी निर्णय जो है इसमें बहुमत से, हर किसी के पास 1 वोट होगा, 1 वोट इसके पास होगा। एक चुना हुआ व्यक्ति है और 2 क्या है, ब्यूरोक्रेट है यानी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तीनों के पास 1 वोट होगा, और तीनों जो है वो सर्वसम्मति से कोई फैसला, मान लीजिए कि ये दोनों किसी एक चीज पे एग्री हो जाते हैं तो ये कह सकते हैं माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ये दोनों किसी चीज में एग्री हो जाते हैं तो ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ऐसा सीन है। अब ऐसा भी होगा कि मान लीजिए कि फैसला नहीं हो पाया इनमें, किसी चीज के ऊपर लड़ाई हो गई या किसी चीज में विवाद हो गया, तो इसका जो फाइनल फैसला लेगा वो कौन लेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे। कौन लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे। तो ये अगेन एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेमोक्रेसी के हिसाब से ड्रैकोनियन लगता है कि डेमोक्रेसी में इसकी जरूरत नहीं है, लोकतंत्र में इसकी जरूरत नहीं है इस तरह का, क्योंकि आपने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, चुनी हुई सरकार, और चुना हुआ सरकार को ही लोकतंत्र में शक्तियां होनी चाहिए। NCERT में जब हमें लोकतंत्र समझाया जाता है, जो बेसिक्स है यूपीएससी के फाउंडेशन, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है सिर्फ सरकार का चुना जाना ही लोकतंत्र को निर्धारित नहीं करता है। अगर सरकार चुनाव के तहत आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लोकतंत्र है। चुनाव तो चाइना में भी हो रहा है, चुनाव और भी कई देशों में ऐसे होते हैं जहां पे कि सरकार के पास शक्तियां नहीं है। जिसको चुना गया, अगर चुनी हुई सरकार के पास ही शक्तियां हैं, तभी वास्तविक में हम उसको लोकतंत्र के हिसाब से या लोकतंत्र के पैमाने पे सही मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है आपको एक तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों की शक्तियां जो है एक तरह से यहाँ पे थोड़ी खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे कई सारे फेवर्स में रीजन्स है और अगेंस्ट में जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हो गई पहली बात, एक कमांड अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी आर्टिकल 4A ऐड करके, मतलब 239AA के अंदर जो जीएनसीटीडी एक्ट है उसमें क्लॉज 4A ऐड करके इसको ऐड किया गया। इसके अलावा अब आपको पता है कि हर राज्य में कई सारे चेयरपर्सन होते हैं, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड के चेयरपर्सन हो जाएंगे, उनको हम चेयरमैन भी कहते हैं, अध्यक्ष। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि DCW दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है। ठीक है, इस तरह के कई सारे चेयरमैन के पद हैं। तो इन चेयरमैन का क्या होगा, कौन इसको अपॉइंट करेगा, इसकी भी लड़ाई थी, तो इसको भी क्लियरिटी दी गई है, इसको भी इसी के तहत अपॉइंट किया जाएगा। ये 2 लोग 3 लोग मिलकर एक नाम सुझाएंगे, नाम में कोई विवाद होगा तो फाइनल फैसला LG लेगा। अध्यादेश में क्या था, अध्यादेश में यह था कि हर केस में फैसला LG ही लेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें अंतर किया गया है कि दिल्ली में ऐसे अथॉरिटी जो कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत बने, भले वो दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं,
लेकिन पार्लियामेंट एक्ट के तहत बने हैं, तो उसकी डायरेक्ट नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन जो भी दिल्ली एक्ट के तहत बने हैं या दिल्ली के अथॉरिटी जो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं और दिल्ली एक्ट के तहत बने, दिल्ली असेंबली के पावर से बने हैं, तो उसका फैसला कौन लेगा? उसका फैसला फिर यही जो अथॉरिटी बनाया गया है वो लेगा। एक तरह से समझ के आ रहा है दोनों केस में केंद्र सरकार ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रहा है, क्योंकि फाइनली एलजी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन अध्यादेश में इसमें दोनों फैसला प्रेसिडेंट को डाल दिया गया है, जिसको विवाद भी हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस तरह से हम स्टेट की पावर ले सकते हैं क्या, तो वो वाला क्लॉज हटा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था। तो ये बदलाव किए गए। तो मुख्य रूप से आपको बस दो चीजें याद रखनी है। एक कि दिल्ली में अब अधिकारों की लड़ाई में, या जो लड़ाई थी सर्विसेज की, उसमें जितने भी ग्रुप ए बी सी डी सबके अधिकारी हैं, उनका चाहे ट्रांसफर हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे अलायंस हो या कुछ और हो, इन सब पे फैसला ये अथॉरिटी लेगी। जो थ्री कमांड अथॉरिटी है ये बनाई गई, ये लेगी। जहां तक बात है चेयरपर्सन का, तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन या हर वो स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली असेंबली एक्ट के तहत बनाई गई है, उसका फैसला भी ये बॉडी लेगी। लेकिन अगर वो केंद्र सरकार के एक्ट के तहत, पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाया गया है, तो उसका फैसला प्रेसिडेंट लेगा कि कौन उसका चेयरमैन होगा, कौन नहीं होगा। वो बिल्कुल दिल्ली सरकार के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया है। तो ये एक पूरी तरह से कह सकते हैं ये। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं जो कि समझ में आता है। आइए उन बदलावों को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या बदलाव है। ओके, तो विधेयक में एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली सरकार के सेवारत सभी समूह अधिकारी और दिल्ली अंडमान एंड निकोबार द्वीप, जिसको हम डैनिक्स बोलते हैं, के अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। ठीक है, कौन करेगा? वही अथॉरिटी बॉडी, वही जो बॉडी हमने आपको बताया वो करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, लेकिन इस अध्यक्ष के पास ऐसा शक्ति नहीं है कि यही सब कुछ होगा। ठीक है, कि मतलब ये वीटो पावर वाला अध्यक्ष है। ये अध्यक्ष क्या है? मेजोरिटी माइनॉरिटी पे काम करेगा। तो अध्यक्ष सिर्फ नाम का, एक तरह से तो सबकी वोटिंग की पावर इक्वल हो गई। प्राधिकरण के भीतर सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलजी प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेंगे। प्राधिकरण की सभी सिफारिशें सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित की जाएगी। हालांकि उपराज्यपाल ग्रुप ए अधिकारियों के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज मांग सकते हैं और यदि कोई मतभेद है तो उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। तो दिल्ली का बॉस कौन है? उपराज्यपाल, जो कि मेन निर्णय है। प्राधिकरण उपराज्यपाल को हस्तांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता जैसे मुद्दों पर सलाह देगा। विधेयक के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास है। तो विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको सिर्फ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे मत देखिए। जब आप उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सीएम से लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे बढ़ाओगे, तो गवर्नर भी नहीं है। लेकिन आप उसको किसके तौर पे देखिए? प्रेसिडेंट के तौर पे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रूल कर रहा है। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों और कई महत्वपूर्ण जो स्थान है वो दिल्ली में स्थित है। इसी वजह से इस विधेयक का लाना जरूरी था। यह विधेयक राजधानी के प्रशासन में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हित के साथ राष्ट्र के हित को भी संतुलित करेगा। अब थोड़ा सा इसके प्रावधान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अध्यादेश के माध्यम से धारा 3A के रूप में जोड़े गए और दिल्ली अध्यादेश के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान में विधेयक हटा दिए। अध्यादेश की धारा 3A में कहा गया कि किसी न्यायालय के किसी भी फैसले का आदेश में कुछ भी शामिल होने के बाद विधानसभा में उल्लिखित मामले को छोड़कर कानून की सख्ती होगी। अध्यादेश में ये एक क्लॉज जोड़ा गया था 3A, जिसको कि फिर से हटा दिया गया, क्योंकि एक बात वही हो गई कि हम न्यायालय की किसी भी शक्ति को बदल सकते हैं। ये वाला क्लॉज था जो कि हटा दिया गया। अभी जो क्लॉज है वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं विधेयक में प्रावधान में कहा गया कि उपराज्य दिल्ली सरकार द्वारा गठित बोर्ड, दिल्ली सरकार द्वारा गठित बोर्ड, आयोग और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशासित नामों पर एक पैनल के आधार पर नियुक्तियों का करेंगे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली की। लेकिन इस प्राधिकरण में मुख्यमंत्री अल्पमत में है। ठीक है, फैसला मुख्यमंत्री करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री अल्पमत में, यानी वो अपने अनुसार कुछ भी नहीं करा सकते। तो ये साफ तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से दिया हुआ है। तो यही है दिल्ली का, एक तरह से कहिए कि दिल्ली बिल आप इसको समझिए या जैसे भी समझिए। जो अध्यादेश के तौर पे इसको लाया गया था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं
और जो बिल है वो एक तरह से सोचा समझा बिल है, जिसमें कि कई सारे प्रावधान इस तरह से ऐड किए गए, इस तरह से जोड़े गए हैं कि जब ये अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो उसके स्क्रूटनी के सवाल जवाब जो है वो केंद्र सरकार तैयार कर सके। इसलिए कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे चीजें जो कि केंद्र सरकार ने इसमें डाले थे, जैसे कि दिल्ली के प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेके या क्लॉज 3A जो इसमें डाले थे, उनको हटा लिया है। और उनको हटाने का बस कारण बस यही है कि ऐसा ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ही नजर में इस बिल पे जो है निगेटिव एक इमेज बन जाए और सुप्रीम कोर्ट उसी हिसाब से सुनवाई करे। तो केंद्र सरकार भी अपना पक्ष मजबूत किया है। अध्यादेश और बिल सेम नहीं है, लेकिन एक तरह से कहिए कि दोनों का जो कह सकते हैं मूल बिंदु और सारांश जो है वो सेम है। और वो सारांश क्या है कि दिल्ली का बॉस अब राज्यपाल है या उपराज्यपाल है, या अगर हम सीधे तौर पे कहें तो हमें ये चीज समझ आती है कि दिल्ली जो है अब एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पूरी तरह से केंद्र के द्वारा ही रन की जाएगी। भले ही इसके पास असेंबली है, पर उस असेंबली की शक्तियों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि पिछली जो लड़ाई थी, जो पिछली बार एक्ट आया था, उसमें करीब जो फैसला आया और जो सब कुछ आया सुनवाई के बाद, उसमें करीब जो समय लग गया वो 8 साल का समय लगा, जो पुराना। क्योंकि पहले भी एक एक्ट आया था, जब उस समय जो एलजी थे वो आप तो कह सकते हैं कि नजीब जंग थे, उनके सामने भी जो लड़ाइयाँ हुई, फिर उसके बाद अनिल बैजल के सामने कुछ लड़ाइयाँ हुई, और फिर फिलहाल एलजी। याद रखिए ये जितने भी नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, इन द सेंस एलजी एक इंपॉर्टेंट पहलू इसमें नहीं है। एलजी या गवर्नर चाहे किसी भी राज्य के हों, वो कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर ही काम करते हैं। इसके विषय में हमने कई सारे करंट अफेयर क्लासेस में बात करी है कि गवर्नर के शक्तियों को लेके या उपराज्यपाल के शक्तियों को लेके कई सारे विभाग या कई सारी समितियां जो बनाई गई है, चाहे वो राजमन्नार समितियां थे या उस समय जो सरकारिया आयोग बनाया गया, कई सारे ऐसे समितियां हैं, सबने जो है गवर्नर की शक्तियों को लेके सवाल उठाए हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम इन समितियों के बारे में भी बात करेंगे। उन सब ने कहीं ना कहीं इस चीज पे चर्चा करी है कि जो ये गवर्नर है उसका जो शुरू में जो हमारे कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान निर्माता था, उनका सोच क्या था इन सब चीजों को लेके। अगर हम समझे तो उनका सोच ये था कि जो गवर्नर होंगे या जो उपराज्यपाल होंगे या फिर इस तरह के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का निर्माण किया जा रहा है, ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देंगे। ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को आगे ले जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे किसकी सरकारें या उसकी सरकारें हो, कहीं ना कहीं इन मतलब कह सकते हैं कि जो गवर्नर है या इनका या फिर उपराज्यपाल का इस्तेमाल करके अगर वही पावर मतलब अगर सेम जो सरकारें हैं दोनों जगह नहीं होती है, तो सरकारों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जाती है। तो ये था ये बिल, दिल्ली सर्विस बिल, ठीक है। अभी इसकी लड़ाई और चलने वाली है, तो हम देखते हैं आगे क्या होगा। न्यायालय ने क्या किया, जो आर्टिकल 239AA था उसकी जो है व्याख्या करी कि 239AA का जो अभी का स्वरूप है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब अगर उस स्वरूप को बदला जाए, अगर अब उस स्वरूप को बदला जाए, उस स्वरूप में ही बदलाव किया जाए, उसमें क्लॉज 4A जोड़ा जाए या उसमें 45D जोड़ा जाए या उसमें ऐसे कुछ चीजें जोड़े जाए, तो अगर उस क्लॉज में कुछ चीजें ऐड किए जाए, कुछ चीजें बदले जाए, तो फिर उसकी नए तरीके से व्याख्या होगी। क्योंकि मान लीजिए कि यही जो GNCTD एक्ट है, अगर ये शुरू से ऐसा होता कि सर्विसेज ये है, तो लड़ाई ही नहीं होती, तब तो कानून में अधिकार बिल्कुल तय हो जाते हैं ना। क्योंकि ऐसे अधिकार कानून में तय नहीं थे, इसमें कंफ्यूजन था, तो न्यायालय ने उसकी व्याख्या करी। अब इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए, तो न्यायालय अब नए सिरे से व्याख्या करेगी। हाँ सर, इसमें जब हम क्वेश्चन लिखने के लिए बैठते हैं तो इसमें सर जो सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो थोड़ा सा हल्का रह जाता है। क्या सरकार की तरफ से जो पक्ष है, मतलब जो इस बिल को लाने का वो है मोटिव है, वो थोड़ा सा कम रह जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रहता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। देखिए इस केस में